प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हम ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से हम ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में जाने और उसके अंतर्गत हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और उनके गुण के बारे में जाने। तो आइए हम इसमें हम अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा था अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता क्या है। तो जैसे हम मान लेते हैं आपका कोई ठोस पदार्थ है, यह आपका ठोस पदार्थ है। तो हम जानते हैं जो ठोस पदार्थ होते हैं वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन कणों को हम अवयवी कण कह रहे थे। तो आपके क्रिस्टल में इस प्रकार से अवयवी कण व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार से आपके अवयवी कण क्रिस्टल में व्यवस्थित होंगे। यदि अवयवी कणों की जो क्रिस्टल में व्यवस्था हो वह आपका क्या निश्चित हो, अर्थात क्या हो, यह अवयवी कण क्या निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो आपके क्रिस्टलीय ठोस कहलाते थे। यदि यही जो अवयवी कण हो वह क्या निश्चित क्रम में व्यवस्थित न हो तो वह आपके अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। जैसे अगर हम समझें तो देख रहे हैं कि जो पहला रो है इसमें देख रहे हैं कि 4 अवयवी कण है, जबकि दूसरे वाले में 3 है, पुनः देख रहे हैं 4 है, फिर 3 है, पुनः आपके 3 है। तो देख रहे हैं जो अवयवी कण क्या निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो कहा जाए ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या फिर ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इस कारण इनको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको हम लघु परासी ठोस भी कहते हैं, अर्थात जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको हम लघु परासी ठोस। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको हम लघु परासी ठोस क्यों कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं लघु परासी ठोस हम इसको क्यों कहते हैं। जैसे आपके यह क्रिस्टल है, अवयवी कण है, तो आपके ठोस पदार्थों में अवयवी कण इस प्रकार से है। यदि यह जो अवयवी कण की जो व्यवस्था है वो क्या हो अधिक दूरी तक क्या हो निश्चित क्रम में न हो, अर्थात क्या कम ही दूरी में इनकी व्यवस्था हो निश्चित हो और अधिक दूरी पर इनकी व्यवस्था निश्चित न हो। जैसे अगर हम मान लें आपके अवयवी कण इतनी दूर तक क्या हो निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, परंतु इसके बाद हम देख रहे हैं कि अवयवी कण क्या आपके दूर दूर हो जा रहे हैं या फिर बहुत पास पास हो जा रहे हैं। तो देखिए इतनी दूरी में अवयवी कण निश्चित व्यवस्था है, परंतु अधिक दूरी जाने पर इनके अवयवी कण क्या है निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, अर्थात इनकी क्या होते हैं ये लंबे समय तक क्या होते हैं या लंबी दूरी तक क्या होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिनके कारण हम इनको लघु परासी ठोस कहते हैं। तो अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस के गुण की बात करें तो अगला हेडिंग आपका होगा अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो कहा जाता है जो अवयवी कण है, ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है यह निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, अर्थात कहा जाए इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं या फिर निश्चित व्यवस्था इनकी नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं कि जो अवयवी कण है यह निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। अगर हम इसमें दूसरी पॉइंट की बात करें तो ये जो अवयवी कण है ये अधिक दूरी तक क्या है निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी जो व्यवस्था होती है वह कम दूरी तक, जिनके कारण हम इनको लघु परासी ठोस कहते थे। तो कहा जाए जो तो अक्रिस्टलीय ठोसों को हम लघु परासी ठोस भी कहते हैं, तो कहा जाए तो इनको हम लघु परासी ठोस भी कहते हैं। तो कहा जाए तो अक्रिस्टलीय ठोसों को हम लघु परासी ठोस भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें अगले पॉइंट के लिए तो अगला पॉइंट जो अक्रिस्टलीय ठोस का होता है, अगर इसको हम इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन करना चाहें तो भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है इसको ताप दाब सांद्रता आदि का इसमें परिवर्तन करें तो हम इसमें ताप या दाब देते हैं या फिर उष्मा देते हैं। तो देखते हैं कि ये जो उष्मा पाता है तो इसके जो गुण होते हैं सभी दिशाओं में परिवर्तन होता है, अतः इसको हम उष्मा देंगे तो इसका क्या होता है संपूर्ण, अगर ये इतने क्षेत्रफल में है इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होता है प्रभावित होता है, अर्थात समान रूप से प्रभावित होता है। अर्थात ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं
ये आपके समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो अर्थात कहा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस आपके समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं आपके समदैशिक प्रकृति के होते हैं। और अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों की सतह की, तो जैसे अगर हम यही आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, अगर इसकी सतह को अगर हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करेंगे तो पाएंगे कि इनका जो सतह होगा वह खुरदरा होगा, अर्थात यह इनका जो सतह होता है वह आपका रफली होता है, इसमें आपके खुरदरे होते हैं, ये आपके चिकने नहीं होते हैं। तो कहा जाए इनका जो सतह होता है, सतह आपका कहता है खुरदरा होता है, अतः इनका जो सतह होता है वो आपका खुरदरा होता है। अब देखिए इनके जो अविकर्ण हैं, इस प्रकार से आपके अविकर्ण हैं, अगर हम बात करें तो इनके मध्य में इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान भी होगा। तो अब ये यह जो अविकर्ण है इसके पास अगर रिक्त स्थान होगा तो इसमें यह अविकर्ण यहाँ से अपने स्थान से अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चला जाएगा। जब अपना स्थान यहाँ से छोड़ेगा तो इस स्थान पर खाली स्थान हो जाएगा और यह स्थान पर इस स्थान पर आ जाएगा। तो कहा जाए कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अवयवी कणों में क्या होती है, विसरण की क्रिया होती है, अर्थात यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाते हैं। अर्थात कहा जाए तो इनमें विसरण की क्रिया होती है, विसरण क्रिया होती है। तो इस प्रकार से हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानी। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एकक कोष्ठिका। तो अगला हमारा हेडिंग है एकक कोष्ठिका। तो हमारी एकक कोष्ठिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। या फिर इससे पहले अगर हम समझे तो हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो अगला है हेडिंग हमारा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों का हम वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। तो इससे पहले हमने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में जानी। तो हमने देखा कि अगर कोई ठोस पदार्थ है, अगर उसमें अविकर्ण है, यह आपका ठोस पदार्थ है, यह आपके इस प्रकार से अविकर्ण है। यदि अविकरणों की जो व्यवस्था है वो आपकी निश्चित है या फिर सुव्यवस्था में स्थित है तो इस ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस कह रहे थे। तो इसके हम प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इनका प्रकार कैसा होता है कि अगर ये जो अविकर्ण है वह अविकर्ण 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना है, अविकर्ण 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसके आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें पहला हमारा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, तो आयनिक में होता है आपका आयन, आयनिक में आपका आता है आयन। आयन आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आपका धन आयन और दूसरा होता है आपका ऋण आयन। तो अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस बनेगा आयनों से तो धन आयन और ऋण आयन दोनों से मिलकर बनेगा। तो कहा जाए ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो धन आयन और ऋण आयन दोनों से मिलकर बनी हो, जो धन आयन और ऋण आयन दोनों से मिलकर बनी हो, इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों को हम आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देख रहे हैं हमें इसमें धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, अर्थात क्या है आयनों के द्वारा निर्मित है। इस प्रकार ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। इसमें आपका दूसरा है परमाणविक ठोस। दूसरा है आपका परमाणविक ठोस। अगर हम परमाणविक ठोस के बारे में जानने का प्रयास करें तो यह हमारे
क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसमें इस प्रकार से आपके अवयवी कण हैं, इस प्रकार से अवयवी कण व्यवस्थित हो गए। अगर यह जो अवयवी कण है वो आपका परमाणु रूप में हो, जैसे अगर इसको माने यह आपका कार्बन है, यह आपका क्या है, कार्बन का परमाणु है, कार्बन का परमाणु है। तो कार्बन परमाणु तो है, तो जो कार्बन होता है, अगर कार्बन परमाणु क्रमांक की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 4 होता है। तो ये जो अंतिम कोश होता है, तो अंतिम कोश को हम संयोजी कोश कहते हैं, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर यह कार्बन का परमाणु है तो इसके बाहरी कोश में इस प्रकार से आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यह भी कार्बन का परमाणु है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी होता है तो इस प्रकार के बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसी प्रकार क्या होगा, यह भी परमाणु होगा, इसके मध्य में भी सहसंयोजी बंध होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो परमाणुओं के द्वारा मिलकर बने होते हैं उनको हम परमाणुिक ठोस कहते हैं, तथा जो परमाणुिक ठोस होते हैं इसको हम सहसंयोजी ठोस भी कहते हैं। इसको हम सहसंयोजी सहसंयोजक इसको हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये आपस में सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो आपस में सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इन ठोसों को हम सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। उन्हें परमाणु रूप में पढ़ा और सहसंयोजक के रूप में पढ़ा। अगला है हमारा तीसरा है हमारा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, तो धात्विक में होता है आपका धातु, जैसे आपका होता है धात्विक, हमने यहाँ लिखा है सब धात्विक। धात्विक में होता है आपका धातु। धातु मतलब क्या होता है, जो आपके एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे आपके धातु कहलाते हैं। जैसे आपका यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो यह इसके अवयवी कण हो गए, इस प्रकार से अवयवी कण हो गए। अगर यह जो अवयवी कण है वो आपके धातु हो, जैसे अगर हम मान लेते हैं आपके क्या हो, कापर हो या फिर आयरन ले लेते हैं, कापर ले ले या फिर आयरन ले ले, तो अब देखिए आयरन क्या है, एक प्रकार का धातु है, और इसके यह भी धातु होगा, यह भी धातु होगा, यह भी धातु होंगे। तो अब देखिए यह जो अवयवी कण है, सभी अवयवी कण आपके धातु हैं, तो इन धातु से जो आपका क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होगा इनको हम धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, अर्थात कहा जाए ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो धातुओं से मिलकर बने हों इनको हम धात्विक क्रिस्टलीय ठोस या धात्विक ठोस कहते हैं। अगला है हमारा आणविक ठोस। आणविक ठोस, तो यहाँ पर हमारा आणविक का मतलब होता है अणु। अगर हम आणविक को समझना चाहिए तो आणविक मीन्स होता है आपका अणु, और हम जानते हैं कि जो अणु होते हैं वह परमाणुओं के संयोग से मिलकर बनते हैं, अर्थात जो अणु होते हैं वह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनेंगे। तो हम यहाँ पर 2 परमाणु ले रहे हैं, मान लेते हैं जो आपका अणु होगा वह 2 परमाणु से मिलकर बनेगा। अतः मानते हैं कि इसे आपका एक परमाणु आपका इस प्रकार है, अगर हम इसको दूसरे परमाणु के साथ संयोग करते हैं तो आपका अणु प्राप्त होगा। तो अणु प्राप्त होगा तो इसमें आपका यह एक परमाणु होगा और यह आपका दूसरा परमाणु, अर्थात जो अणु होंगे आपके इस अवस्था में पाए जाएंगे, और इनसे जो निर्मित ठोस पदार्थ होगा मान लेते हैं आपका ठोस पदार्थ है और यह आपके अणु हो गए। इस प्रकार से आपके अणु होंगे
तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में सभी आपके क्या है, अणु उपस्थित है, और इन अणुओं के द्वारा ये सभी क्या है, आपके अणु है, और इन अणुओं के द्वारा जो हमको क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ प्राप्त हो रहा है उसको हम आयोडीन ठोस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आयोडीन ले लेते हैं, तो अगर हम बात करें तो अगर यह आयोडीन का एक परमाणु है, यह भी आयोडीन का एक परमाणु होगा, तो यह क्या होगा, आपका I2 होगा। तो यह I2 है तो यह भी I2, यह भी I2, यह भी I2, सभी I2 होंगे, अर्थात आप क्या है, आयोडीन के अणु हैं। तो आयोडीन के अणु क्या अवयवी कण के रूप में है, और अवयवी कण मिलकर आपके क्या ठोस पदार्थ बना रहे हैं, और यही ठोस पदार्थ आपके क्या होंगे, आणविक ठोस कहलाएंगे। तो इसके आधार पर हमने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो अगर हमारा टॉपिक है एकक कोशिका, तो आइए हम एकक कोशिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर इसमें हमारा अगला टॉपिक है एकक कोशिका, या इसी को हम कहते हैं मात्रक कोशिका। एकक कोशिका या मात्रक कोशिका या एकक सेल या एकक सेल। तो आइए हम जानते हैं एकक कोशिका, मात्रक कोशिका या एकक सेल होते क्या हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बनता है, और जो अंग तंत्र होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अंग से। अगर हम बात करें तो ये हमारा, जिसे मान लीजिए हमारा शरीर है, तो जो हमारा शरीर होता है वो क्या होता है, अंग तंत्र से बनता है, और जो अंग तंत्र होता है वह अंगों द्वारा मिलकर बनता है, और जो अंग होते हैं वह आपके ऊतक से मिलकर बनते हैं, और जो ऊतक होते हैं वह आपके कोशिका से बनते हैं। ऊतक आपके जो होते हैं वह कोशिका से मिलकर बनते हैं। तो अगर कहा जाए तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपकी कोशिका होगी। इसी प्रकार अगर हम क्रिस्टल के बारे में अध्ययन करना चाहें, तो अगर मान लेते हैं हमारा क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल क्या अगर बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे मान लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आपके क्या क्रिस्टल प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इस प्रकार से आपके क्या कोई यह क्रिस्टल आपका संपूर्ण क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के क्या है, सबसे छोटा भाग यही होगा। तो यह जो सबसे छोटा भाग होता है, इसी भाग को हम कहते हैं एकक कोशिका, अर्थात संपूर्ण क्रिस्टल के सबसे छोटी इकाई को एकक कोशिका कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं एकक कोशिका के प्रकार। तो अगर हम बात करते हैं एकक कोशिका के प्रकार, तो एकक कोशिका आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल एकक कोशिका, और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोशिका। इसमें पहला आता है सरल एकक कोशिका, या इसी कहते हैं सरल घनीय एकक कोशिका, या सरल घनीय एकक कोशिका। और दूसरा होता है हमारा केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका। तो हमारे दो प्रकार से एकक कोशिकाएं हैं, सरल एकक कोशिका या इसी को हम सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं, और दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका। अगर हम दो माने कि अगर जो हमारा एकक कोशिका है वो आपके घन के आकार का है, तो हम जानते हैं घन हमारा इस आकार का होता है, यह हमारा घन हो गया। इस प्रकार से हमारा घन होता है। इसमें हमारा पहला देखना है सरल एकक कोशिका या सरल घनीय एकक कोशिका।
तो सरल घनी एकक कोशिका कहता है कि यदि क्रिस्टल हो, अगर कोई क्रिस्टल हो या सरल घनी एकक कोशिका हो तो उसमें अविकर्ण होंगे। तो यदि जो अविकर्ण होंगे वह क्या घन के कोनों पर स्थित हो। तो अगर हम इसके कोनों की बात करते हैं, एक कोना यहाँ होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 कोने हैं। तो कहा जाए वह एकक कोशिका जिसमें अविकर्ण घन के कोनों पर स्थित हो या अविकर्ण क्या हो, कोनों पर स्थित हो, उसको हम सरल एकक कोशिका या सरल घनी एकक कोशिका कहते हैं। और इसमें दूसरा हमारा है केंद्रित एकक कोशिका। तो अब ये केंद्रित एकक कोशिका होता क्या है, तो हमने सरल घनी में पढ़ा कि जो अविकर्ण होते हैं वह क्या कोनों पर स्थित हो। सरल घन में हमने पढ़ा कि जो अविकर्ण क्या हो, घन के कोनों पर स्थित हो। तो आपको इसको हम कहते हैं सरल घनी एकक कोशिका। तो दूसरा हमारा केंद्रीय एकक कोशिका। तो केंद्रीय एकक कोशिका में कहा जाता है कि जो अविकर्ण हो वह कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थिति पर हो। जैसे अन्य स्थिति यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो अन्य स्थितियों पर जब स्थित होते हैं इनको हम कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। और ये जो केंद्रित एकक कोशिका होती है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका पहला होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें हमारा पहला है फलक केंद्रित एकक कोशिका। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी सतह की, जैसे अगर हम मान लें आपका डस्टर है, तो डस्टर में यह जो ऊपरी भाग होता है यह आपका सतह कहलाता है। और इसे अगर हम कोशिका के संदर्भ में लें तो यह आपका एक फलक कहलाता है। यह एक फलक होगा और यह फलक एक होगा, यह भी फलक कहलाएगा, यह भी फलक कहलाएगा, यह भी और यह भी। तो इसको हम फलक कहते हैं। तो अगर हम इस क्रिस्टल के लिए बात करें तो यह भाग होगा, यह आपका एक फलक कहलाएगा, यह भी एक फलक कहलाएगा, यह भी एक फलक कहलाएगा, यह भी एक फलक कहलाएगा। अर्थात किसी क्रिस्टल में बात करें या फिर किसी घन के लिए बात करें तो उसमें 6 फलक होंगे। जैसे अगर इसमें हम बात करें तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ पर। इस प्रकार इसमें 6 फलक होंगे। तो जो अविकर्ण होंगे वह कोनों के अतिरिक्त क्या हो, फलकों पर भी क्या हो, उपस्थित हों। तो आपके 6 फलक 1 2 3 4 एक 5 आगे के लिए, एक तो पीछे के लिए, या आगे हो जाएगा या आपका पीछे हो जाएगा। तो इसमें क्या इस प्रकार से इसमें 6 फलक हो जाएंगे। तो कहा जाए वह एकक कोशिका है जिसमें अविकर्ण कोनों के अतिरिक्त फलकों पर उपस्थित होते हैं। फलकों मतलब क्या, सभी फलक पर क्या हो, उपस्थित हो। फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। और दूसरा होता है इसमें अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है, तो हमने जो एकक कोशिका माना है उसको क्रिस्टल के रूप में माने हैं। तो यह आपका इस प्रकार से क्रिस्टल हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा क्रिस्टल हो गया। तो क्रिस्टल में अविकर्ण आपकी घन के कोनों पर स्थित थे, तो इसको हमने सरल घनी एकक कोशिका करे थे। यदि अविकर्ण क्या है, इसके फलकों पर उपस्थित हो जाए तो फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब कहा जाए यदि अविकर्ण क्या हो, कोनों के अतिरिक्त, ये आपके कोने हो गए, और इन कोनों के अतिरिक्त एक अविकर्ण क्या हो उसके केंद्र में अर्थात इसके मध्य में स्थित हो, इसके बीच में। अंतः मतलब था उसके मध्य में या अंतः भाग में। तो अब देखिए क्या होगा, इसके जब केंद्र में स्थित होगा तो वह जो एकक कोशिका होगा वह अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें
तो वह एकक कोशिका है जिसमें अविकर्ण कोनों के अतिरिक्त क्या उसके केंद्र में स्थित हो। कोनों का स्थित है और कोनों का स्थित क्या सिर्फ क्या केंद्र में स्थित हो, तो आपके अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहलाएंगे। और तीसरा है हमारा अंतर केंद्रित एकक कोशिका। अंतर केंद्रित एकक कोशिका। अब देखिए अगर हम इसमें केंद्र वाले को मिटा दें तो हमने सरल घन की पढ़ा है क्या अविकर्ण कोनों पर स्थित हो। अब तो अगर हम अंतर केंद्रित के लिए बात करें तो अंतर केंद्रित में कहता है कि जो अविकर्ण क्या हो कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलक, तो हमने फलक के बारे में जाना कि आपका फलक होता है, तो क्या सिर्फ दो विपरीत फलक पर अगर यहाँ पर एक अविकर्ण स्थित हो तो क्या इसके पीछे स्थित हो, अर्थात एक अविकर्ण यहाँ पर स्थित होगा ऊपर, तो एक अविकर्ण क्या होगा आपका नीचे स्थित होना चाहिए। तो आपका कहलाता है अंतर केंद्रित एकक कोशिका। तो अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो वह एकक कोशिका जिसमें अविकर्ण घन के कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों पर उपस्थित हो, इनको हम अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यानी बच्चों इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।